आइए अभी हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, जो कि हम नदी तंत्र के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि आप गंगा नदी तंत्र को देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देख चुके हैं और अभी हम सिंधु नदी तंत्र को देखने वाले हैं, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम को देखने वाले हैं। देखिए, सिंधु नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी के तरह ही क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदी है। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से आपको पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती किसको कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नदियां पर्वतों के बनने से पहले से बहा करती है उसको पूर्ववर्ती नदियां हम कहते हैं, ठीक है। सिंधु नदी की अगर बात की जाएगा तो भारत में जो इसका विस्तार है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में है, लेकिन इनकी सहायक नदियां जिसको आप पंचनद के नाम से जानते हैं, पंचनद यानी कि वो 5 नदियां जिनके नाम पर पंजाब का पंजाब नाम पड़ा है, पंचनद। आप जानते हैं पंचनद किसको कहेंगे, पंच नद, ठीक है। पंचनद में जो नदियां आती है खास करके कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंचनद है। पंचनद के कारण ही पंजाब नाम पड़ा था, ठीक है। पंजाब, पंजाब का जो आप तोड़ोगे यानी संधि विच्छेद करोगे तो ये होता है पंच और आब, ठीक है। पंच और आब, आब मीन्स क्या होता है, आब मीन्स होता है जल यानी कि पानी, ठीक है। पंच मीन्स क्या हुआ, 5, तो 5 पानियों का जो क्षेत्र है उसको पंजाब कहा गया था, और वो 5 पानियां कौन सी थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नहीं आता है इसमें पंजाब में, लेकिन सिंधु नदी तंत्र का ये मुख्य नदी है, ये पंचनद जो है, ठीक है। तो सिंधु नदी की अगर बात करोगे आप, तो सिंधु नदी सिंह का बाब नाम की एक यहाँ पे आपको ग्लेशियर दिखता है मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक, सिंह का बाब लेक, और जो आपका राकस ताल है जहां से सतलज निकल करके शिपकिला होते हुए भारत में प्रवेश करती है, ये तीनों हिमनद एक ही जगह पे मतलब आसपास ही है। कहाँ पे, तो कैलाश रेंज के आसपास, कैलाश रेंज के पास कहाँ पे, मानसरोवर लेक के पास में, ठीक है। और यहाँ से आपको 3 नदियां मुख्य रूप से, और तीनों पूर्ववर्ती नदियां, तीनों पूर्ववर्ती कौन कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र इधर की तरफ निकल गई जिसको आप सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो बोलते हैं चीन में। इसके बाद यहाँ से सतलज निकल गई जिसको आप सतलज ही बोलते हो, और यहाँ पे आप सिंधु एक निकल गई, सिंधु यहाँ से जो है आपको भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। सिंधु यहाँ से जब भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, पूरी तरह से लद्दाख में बहते हुए यहाँ पे, जहाँ पे आपको नंगा पर्वत दिखता है वहां से यह ऐसे टर्न होती है दक्षिण की तरफ, और पाकिस्तान से होते हुए कराची के पास जा करके यह डेल्टा निर्माण करती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। जब यहाँ से चलती है यह नंगा पर्वत के पास जाती है, तो नंगा पर्वत के पश्चिमी हिस्से से, नंगा पर्वत यहाँ है उसके पश्चिमी हिस्से से यह बह करके आगे जा करके गिरती है, ठीक है। तो अगर बात करें कि हम इसको डिटेल में थोड़ा सा, तो डिटेल में आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बोला था उसको कभी कभी बोखरचू ग्लेशियर भी बोलते हैं, किसको, तो बोखरचू ग्लेशियर बोलते हैं इसको कभी कभी, जहाँ से सिंधु निकलती है, और कहीं कहीं पे इसको सिंह का बाप बोलते हैं। तो बोखरचू ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो यह जो है भारत में डेमचौक नाम के स्थान है एक, आपको लद्दाख में यहाँ पर डेमचौक नाम के स्थान, वहां भारत में प्रवेश करती है, और डेमचौक से होते हुए पूरी लद्दाख में यह जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर के यह बहती हुई नंगा पर्वत के पास जब जाती है गिलगित बाल्टिस्तान में, तो नंगा पर्वत के पश्चिमी सिरे से यह आकर के नीचे अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी सिरे से टर्न लेती है, ठीक है। वहीं पर यह सिंधु गॉर्ज, इंडस गॉर्ज का निर्माण करती है, जो कि एक गहरी खाई है। और आप अगर इसकी शुरुआत से ही देखोगे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो उनमें आपको एक नदी श्योक यहाँ पे दिख रहा होगा, श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी, श्योक रिवर जो है यह भी आपको लद्दाख में जो है ओरिजिनेट होती है, और आकर के मिलती किसमें, सिंधु में, दाएं तरफ से मिलती है सिंधु में। इधर देख रहे हो नदी जा रही है तो दाएं तरफ इस साइड हुआ है ना, तो दाएं तरफ से निकलती है। यह जो श्योक है इसमें एक नदी नुब्रा नाम से आकर के मिलती है, नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास से निकलती है, और यह नुब्रा नदी जो है आकर के इस श्योक में मिलती है, और श्योक जाकर के सिंधु में मिलती है, ठीक है। यहाँ देखोगे एक सिगार नदी आपको दिख रहा होगा, गिलगित बाल्टिस्तान में यह जो है मिलती है आकर के सिंधु से, ठीक है। सिगार के बाद जास्कर की बात करोगे तो जास्कर भी आपको जाकर के मिलती है सिंधु से, और वह भी दाएं तरफ से मिलती है। गिलगित भी आपको दाएं तरफ से आकर के, गिलगित एक नदी है, जास्कर पहाड़ी का भी नाम है और नदी का भी नाम है, गिलगित आपको क्षेत्र का भी नाम है, नदी का भी नाम है। एक नदी आपको यहाँ दिख रहा होगा काबुल, ये काबुल जो है ना, ये काबुल नदी आपको अफगानिस्तान से आती है, और ये अफगानिस्तान से आकर के भारत में यह
आप अफगानिस्तान से आकर के यह पाकिस्तान के क्षेत्र से बहते हुए और यह जो है सिंधु में मिलती है। ठीक है, उसके बाद यह सिंधु आगे जाती है तो मिठानकोट नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, मिठानकोट। और इस पाकिस्तान के मिठानकोट में इधर से जो पंचनद आ रही थी, पंचनद की जो धाराएं आ रही थी, वो धाराएं एक होकर के पंचनद की यहाँ पर मिठानकोट में जल विसर्जित कर देती है सिंधु को। फिर वह सिंधु उस जल को लेते हुए आगे सिंध प्रांत पाकिस्तान होते हुए वह जो है कराची में अपना जल अरब सागर में देती है। ठीक है, अभी देखिए इस पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि आप अगर देखोगे, बात करोगे तो ये राकस ताल, इस राकस ताल से सतलज नदी इधर जा रही है। और सतलज नदी जब इधर जा रही थी तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है व्यास। व्यास हिमाचल प्रदेश में व्यासकुंड नाम के स्थान से, व्यासकुंड नाम के जगह से निकलती है। व्यासकुंड आपको लग ही रहा होगा कि ये कोई जलाशय है, वहां से निकलती है और आकर के हड़ीके जो बैराज है, जहां से कि इंदिरा नहर निकलती है। हड़ीके बैराज से क्या निकलती है? इंदिरा नहर, लंबी नहर है भारत की सबसे। ठीक है, ये नहर राजस्थान में सिंचाई के लिए जो है ना, इसके उद्देश्य से बनाया गया था। और इस नहर से पहले यानी कि ब्यास नदी आकर के इसमें मिलती है। और यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ होगा, आपको देख रहे होंगे 9 नंबर, यानी कि यहाँ देख रहे हो 9 नंबर में क्या है? भाखड़ा नांगल बांध है। और भाखड़ा नांगल बांध भी इन दोनों नदियों के संगम पर है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, यहाँ पर जहां पर ये ब्यास नदी मिलती है, जहां पर ये ब्यास नदी मिलती है वहीं पर आपको भाखड़ा नांगल डैम दिखेगा। उसी के आगे थोड़ा सा हड़ी के नाम से आपको बांध दिखेगा। और उस बांध से नदी निकलती है, नहर निकलती है, जो कि इंदिरा नहर है। और वह इंदिरा नहर आपको गंगानगर तक, राजस्थान तक जाती है, राजस्थान के गंगानगर नामक स्थान तक। इस ब्यास नदी और सतलज के संगम पर एक जलाशय बन जाता है, रिजर्वोयर बन जाता है। किसके कारण? इस डैम के कारण, भाखड़ा नांगल डैम के कारण। भाखड़ा नांगल डैम के कारण जो रिजर्वोयर बनता है उसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जो झील है, या फिर कृत्रिम झील है। यह सबसे बड़ा झील है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो नाम याद रखोगे आप, गोविंद बल्लभ पंत से आप कंफ्यूज मत कर जाना। ये गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म में जो 10वें गुरु हैं उनके नाम से, और वो गोविंद बल्लभ पंत जो है वो दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर ये बनता है। ठीक, और उसके आगे जब यहाँ पर आप देखोगे कि हड़ीके नाम का जो बैराज है, उस हड़ीके नाम के बैराज से निकलती क्या है? नहर, इंदिरा नहर। और इंदिरा गांधी नहर यह जो है गंगानगर राजस्थान तक जाती है। ब्यास के बाद अगर बात करोगे तो एक नदी रावी है जो कि चिनाब में जाके आगे मिलती है। और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में 3 नदियां निकलती है, एक तो आपको ब्यास, ब्यास कुंड से, रावी यह भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद आप देखोगे चंद्रभागा नाम से नदियां हैं, 2-2 धाराएं हैं। चंद्र एक को कहते हैं जो उत्तर में है, जो दक्षिण में उसको भागा कहते हैं, दोनों मिलके चंद्रभागा होती है। और उसी चंद्रभागा को हम चिनाब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चिनाब और चंद्रभागा है यह यहाँ से निकलती है। चिनाब यानी कि चंद्रा भागा, ये दोनों मिलकर के, चंद्रा और भागा मिलकर के चिनाब बनती है। और ये चिनाब आगे जाकर के इस सतलज में मिलती है। सतलज में मिलती है या फिर सतलज चिनाब में मिलती है, ये दोनों की धाराओं को आप इस बात से डिसाइड कर लो कि आगे चिनाब ही कहते हैं। ठीक है, जब आगे ये दोनों जाती है तो उसको चिनाब ही कहते हैं। मतलब क्या है कि सतलज जाके चिनाब में मिल रही है। ठीक है, अब यह चिनाब नदी जब आगे आती है तो इसमें एक नदी यहाँ से झेलम आती है जो कि मिलती है चिनाब में। कौन सी नदी मिली अभी? झेलम। अब झेलम से याद आ रहा होगा आपको श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी? श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाया था। और सम्राट अशोक ने इसी नदी के किनारे आपका यह श्रीनगर स्थापित किए थे। ठीक है, यह प्राचीन नगरी है श्रीनगर, कोई नया नगर नहीं है। तो यह नगर जो है यहाँ पे बसाया था किसने? तो अशोक सम्राट ने। वुलर झील जानते हैं आप, डल झील वगैरह जानते होंगे, उस क्षेत्र में यह झेलम नदी जो है बहती हुई आगे बढ़ती है। और यह आगे जाकर के पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। रावी नदी भी यहाँ से बहती है मतलब हिमाचल से। और हिमाचल के बाद कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में चली जाती है। कश्मीर के बाद अपने पंजाब, उसके बाद वह जो है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में जाकर के चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, जब इन सारी नदियों का आप देख रहे हो तो यहाँ एक छोटी सी नदी आप देख पा रहे होंगे, किशन गंगा नदी बोलते हैं इसको। किशन गंगा नदी महत्वपूर्ण है, हर चीज से, हर तरीके से महत्वपूर्ण है। कैसे? कि यह जो किशन गंगा है यह एलओसी के पास आप देखोगे, जो आप नीलम वैली सुनते होंगे, पाकिस्तान की तरफ से बोला जाता है इसको नीलम वैली।
नीलम वैली वो लोग बोलते हैं, हम लोग पाकिस्तान की तरफ से तो सुनने वाले हैं नहीं, हम क्या बोलते हैं इसको, किशनगंगा या फिर किशनगंगा वैली, किशनगंगा घाटी बोलते हैं, ठीक है। वो इन्हें नदी बोलते हैं, नीलम वैली बोलते हैं इसके घाटी को, हम लोग इसे किशनगंगा घाटी बोलते हैं। और किशनगंगा नदी जो है आकर के झेलम में मिलती है, ठीक है। और किशनगंगा पूरी तरह से कश्मीर में बहने वाली नदी है। इसी प्रकार से आप ब्यास को देखोगे तो पूरी तरह से भारत में बहने वाली नदी है। ब्यास कुंड से लेकर के हरिकेत तक वह पूरी तरह से भारत में है, ठीक। इस प्रकार से हम इन चीजों को देख रहे थे। अब देखिए इसमें कुछ नंबर्स हमने दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। इन नंबर्स को अगर आप देखोगे तो नंबर्स में आप देखिए कि जो एक नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको किशनगंगा पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप एक नंबर, ये एक नंबर क्या है, ये किशनगंगा डैम है। यहाँ पे आपको नंबर से हमने इंडिकेट किया हुआ है डैम को, ठीक है। एक नंबर यानी कि किशनगंगा डैम। ये जो दो नंबर आप देख रहे हैं मांगला डैम, ये मांगला डैम पीओके में पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है, झेलम नदी पर है। 3 नंबर में आप देख पा रहे होंगे तुलबुल बांध, तुलबुल परियोजना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से तो आता ही है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है, और झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। उसके बाद अगर आप देखोगे 4 नंबर यानी कि बगलिहार, बगलिहार किस नदी पे है, तो बगलिहार है चिनाब नदी पे। उसके बाद आप देखोगे सलाल डैम, ये भी चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी पे। तो दुलहस्ती, सलाल और ये जो आपको बगलिहार है, ये तीनों के तीनों कहाँ है, चिनाब नदी पे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये देखो आप किसकी, रंजीत सागर की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसी को थीन बांध बोलते हैं। तो रंजीत सागर या थीन बांध किस पे है, रावी नदी पे, पंजाब में है ये, रावी नदी पर पंजाब में है। उसके बाद आप देखोगे पोंग बांध, यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। उसके बाद देखोगे तो हमने बताया ही कि यह जो है भाखड़ा नांगल बांध आपको इन दोनों के ब्यास और सतलज के संगम पर है, ब्यास और सतलज के संगम पर, यानी कि भाखड़ा नांगल डैम। और ये भाखड़ा नांगल डैम वही डैम है जहाँ के उद्घाटन में, जिसके उद्घाटन में पंडित नेहरू ने कहा था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू ने कहे थे कि भाखड़ा नांगल डैम के उद्घाटन में कि यह जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं यह आधुनिक भारत के मंदिर हैं। इसलिए प्रश्न भी आता है कभी कभार कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था इन बांधों को, या फिर बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है, या फिर बांध आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किनका है, तो यह कथन पंडित नेहरू का है। और वह, यह तो प्रश्न होता ही है, और वह यह भी पूछा जा सकता है, यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि यह कहे कहाँ थे, तो इसके उद्घाटन में कहे थे, भाखड़ा नांगल डैम के उद्घाटन में, ठीक है। तो इनको अगर आप सही से देख पा रहे हो, बहुत ही मतलब एक ध्यान केंद्रित करने वाली जो बात होती है वो करके अगर आप एक बार में देख लोगे तो इनके सारे प्रश्न खत्म ही हो जाते हैं। या जब सारी नदियां यहाँ पे मिलती है, देखो मूल मूल रूप से आप देखो कि ये जो रावी है, झेलम है, ये रावी झेलम ये दोनों जो है चिनाब को अपना जल दे देती है, ठीक है। उसके बाद ये सतलज जा रही थी जिसमें ब्यास आके बोलती है लो भाई अपना जल, और ब्यास जो है सतलज को जल दे देती है, सतलज जाकर के चिनाब को दे देती है, और चिनाब सारे जल को लेकर के जाती है और वह सिंधु को दे देती है। सिंधु तो सिंधु है, सिंधु अपना सारा जल ले जाकर के डेल्टा निर्माण करती है कराची के पास और सब दे देती है सागर में, अरब सागर को, बोलती है लो भाई अपना जल, हमने सारा जल लेकर के दे दिया इधर। अब देखो इसमें कुछ चीजें होती है जैसे कि देख पाओगे आप, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होकर के गुजरती है, गिलगित बाल्टिस्तान में नंगा पर्वत को पश्चिम से घेरते हुए यह जो है दक्षिण की दिशा में निकल जाती है। झेलम नदी, अच्छा ये चीज छूट गया है, झेलम नदी को क्या कहा जाता था पौराणिक समय में, पौराणिक समय की अगर बात करें हम तो पौराणिक समय यानी कि वैदिक काल शब्द में क्या कहते थे, तो वितस्ता कहते थे। और यह जो है वितस्ता नदी यानी कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में ही यह निकलती है, ठीक है। झेलम जिसके किनारे श्रीनगर है, और झेलम जो है बेरीनाग झील के पास शेषनाग नाम की झील है। शेषनाग, बेरीनाग ये सब जो है कहाँ है, कश्मीर में है। शेषनाग झील से निकलती है और भुलर झील से होते हुए या पाकिस्तान में जाकर के चिनाब से मिल जाती है। और इसके इसके किनारे ही सम्राट अशोक ने, हमने बताया आपको कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। उसके बाद देखो इसी पर जो है आगे जाकर के पाकिस्तान में मांगला डैम पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान में नहीं पीओके में, ठीक है। उसके बाद देखो चेनाब, चेनाब को क्या कहते थे, तो अस्किनी कहते थे हम वैदिक काल में,
अश्किनी नदी जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला नाम की जो दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा जो है, आपने देखा अभी चेनाब नदी को, वह जो है बारालाचला दर्रा के पास से उसके उत्तरी और दक्षिणी सिरे से दो चेनाब की दो धाराएं थी। एक थे क्या, एक धारा क्या थी चंद्रा, एक क्या थी भागा। तो चंद्रा उत्तरी से और यह भागा दक्षिणी से, किसके, तो बारालाचला दर्रा के। धारा दो रूप में निकलती है, वो आगे जाके चंद्रभागा कहलाती है हिमाचल में, और उसी को हम चिनाब कहते हैं। और यह जाकर के सतलज से अपना जल ग्रहण जो है, सतलज को अपना जल दे देती है, ठीक है। फिर जो है वो जाके मिठानकोट में पाकिस्तान में आपको मिलती है जाके सिंधु से। रावी नदी की बात करें तो रावी को पुरुषनी कहा गया है या इरावती नदी कही गई है पौराणिक काल में। तो रावी नदी की अगर बात करें तो इरावती या पुरुषनी, यह भी हिमाचल में रोहतांग दर्रा से, देखो चेनाब कहाँ से, बड़ालाचला दर्रा से, और रावी कहाँ से, रोहतांग दर्रा के समीप से निकलती है, और आगे चल करके यह सराय सिंधु नाम के स्थान पाकिस्तान में है, वहां पर जाकर के यह अपना जो है चेनाब में मिल जाती है और बोलते ले भाई ये जल लेकर के जाओ। देखो रावी को जो है ना, रावी को यूनानी लोग हाइड्रेटस नाम से जानते थे या फिर हायारेटिस नाम से जानते थे। यूनानी लोग जो है ना रावी को हरा क्या कहते थे, हाइड्रेटस या फिर हायारोटिस नाम से जानते थे। ये प्रश्न भी हो सकता है कि पूछे। ब्यास नदी की बात करें तो हम विपाशा बोलते थे पौराणिक काल में, या फिर वैदिक काल में इसको विपाशा, खास करके ऋग्वेद की बात होती है, उसी में इन नदियों का उद्गम है। यह भी जो है रोहतांग दर्रा के पास से, रोहतांग दर्रा के पास से आपको कौन सी नदी निकलती थी, पुरुषनी यानी कि रावी, और वहीं से आपको ब्यास कुंड है, जो कि ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकल रही है, तो व्यास नदी निकलती है, और आगे चल के हरिके के पास यह जो है सतलज में अपना जल दे देती है। केवल भारत में बहती, ये भी मैंने बताया। यूनानी इसे हाइफेसिस बोलते थे, क्या बोलते थे, हाइफेसिस बोलते थे। देखो यूनानी की अगर बात करोगे ना तो खास करके आप याद कीजिए अलेक्जेंडर द ग्रेट को, सिकंदर को। सिकंदर ने क्या किया था ना कि वो जब भारत पे अटैक कर पा रहे थे, जब वो भारत पे अटैक कर रहे थे ना, भारत पे, अगर मैं यहाँ पेज क्रिएट करूं, भारत आप देख पा रहे हो, ये भारत का मैप है, नहीं इसको मिटाओ भाई बड़ा सा, ठीक है। तो जब आप देख पा रहे हैं कि ये जो भारत का मैप है ना, इस क्षेत्र में जब सिकंदर आ रहे थे, अगर बात करोगे तो पूरी भारत लो भैया, यहाँ से सीधी सी बात है पूरी भारत लो। तो जब यह सिकंदर आ रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे ब्यास नदी को जब ब्यास नदी के तट पे इनकी सेनाएं इधर से आई ना, पूरी की पूरी फौज, तो ये जब ब्यास नदी के तट पे आई तो इनकी सेना ने बगावत कर दिया कि भाई इतनी मार काट मचाए और इतनी बड़ी नदी है, इसको कैसे पार करेंगे, पार करने की तरीका तो पता नहीं क्या ही था उन लोगों के पास, लेकिन डर करके सेना जो है वहां से यहीं से सिकंदर वापिस लौट चला था। और इसीलिए हो सकता है कि आप देखें कि जो ये सिकंदर को लौटाने की जो जिस नदी को श्रेय जाता है वो ब्यास नदी है, इसको पार करने से उनकी सेनाएं मना कर दी थी, जिस वजह से वो पार नहीं किए और वापस हो गए थे, ठीक है। तो ब्यास नदी को इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं कि आपको प्रश्न हो सकता है कि सिकंदर कहाँ से लौट गए थे, तो ब्यास नदी के पास से, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे उनकी सेनाएं, ठीक है। लेकिन उसका एक सेनापति रुक के फिर दोबारा ट्राई किया था चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है। उसका नाम आप बताएंगे हमें, जिसका नाम आप सुने ही होंगे। उनके बेटी से फिर क्या किए थे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर लिए थे और बोले थे कि अब दहेज में ये क्षेत्र दो जो तुम पहले से जीते हुए हो, जैसे कि कंधार वगैरह। ये कौन थे, तो ये थे सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। उसकी बेटी कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया पहले उनको, और फिर बोला कि इनसे शादी करवाओ और दहेज में सारी चीज दो, ठीक बात। अब देखो यह जब हाइफेसिस आप बोलोगे तो किसको कहते थे, ब्यास नदी को हाइफेसिस बोलते थे यूनानी लोग। सतलुज नदी को हम क्या बोलते थे, शतुद्री। सतलुज नदी को क्या बोलते थे, शतुद्री बोलते थे। शुतिद्री जिसको बोलते हो, शुतुद्री संस्कृत वर्ड है। और इसको सतलुज नदी को देखोगे आप तो राकस ताल से यह निकलती है, और यह निकल करके सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, चिनाब में जाके अपना जल विसर्जन करती है आगे पाकिस्तान में, और यह इनकी संयुक्त धारा चिनाब के नाम से जाकर के कश्मीर, वो चिनाब के नाम से जाकर के सिंधु में जो है अपना वो दे देती है, ठीक है। अब क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए जब हम इंडस नदी को पढ़ रहे हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ लेना भी थोड़ा सा अच्छी ही बात होगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप देखोगे तो ये कुछ नहीं देख लिया, देखिए यह लगभग लगभग 1960 की बात है।
हमारे पीएम जो है जवाहरलाल नेहरू जी, और इनके तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इनके प्रेसिडेंट थे अयूब खान। एक नंबर का खचरा प्रेसिडेंट था। लेकिन फिर भी देखिए कि पंडित नेहरू की उदारवादिता थी कि इन्होंने बोला कि चलो बैठो भाई टेबल पे, और एक समझौता कर लो इन नदियों के बारे में कि आप क्या क्या कैसे कैसे यूज करोगे, कौन किस नदी को, कि बाद में विवाद विवाद ना हो, झगड़े ना हो, और बाद में झगड़ोगे भी नहीं। उदारता दिखाते हुए हमने क्या किया कि ये जो नदी आपको दिख रहा था ना, ये जो नदी आपको 5 नदी दिख रही थी, एक चनाब था, चनाब में झेलम आके मिल रही थी इधर से एक रावी आकर के मिल रही थी, और आगे जाकर के सतलज मिल रही थी जिसमें कि ब्यास मिल रहा है। ये जो 5 नदियां हैं, इसके अलावा जो ये सिंधु है, यहाँ आकर के देखो ये सिंधु था ना, तो ये जो 5-6 नदियां हैं, इनके जल के बंटवारे के बारे में यहाँ पर किया गया एक समझौता, कराची में बैठ के, उन्हीं के शहर कराची में बैठ करके यह समझौता हुआ था। ठीक है, वो समझौता ये था कि भाई हम जो है ना पानी को बांट लेते हैं कि किस प्रकार से यूज करोगे। तो ऊपर के जो 3 नदी हैं, कौन कौन सी, सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम, ऊपर के जो 3 नदी थे, और नीचे के जो 3 नदी हैं, इनके ऊपर के 3 नदी का यूज वो करेगा पूरी तरह से बिना रोक टोक के। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ पानी हम लोगों को यूज करने, लगभग 20% के आसपास यूज करने का वो था, वो भी घरेलू उपयोग के लिए। ये नहीं कि उस पर हाइड्रो पावर प्लांट बना लोगे, नहीं, ऐसा बात नहीं था। उन्होंने ऐसी शर्त वर्त के साथ ये चीजें बनाई थी, और इधर के बिना रोक टोक के हम लोग जो है कर सकते थे यूज इसका पानी। ठीक है, इस प्रकार से बनाया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1960 में, सितंबर 19 को 1960 में जो है भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा कराची में यह हस्ताक्षरित किया गया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक को बैठा लिए थे। नेहरू जी का ये उदारवादिता रहता था कि वो जो है ना किसी को एगो को बैठा लेते थे, भाई तू देख रहे मैं पंचायती करना तुम। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का अप्रतिबंधित, देख रहे हो, अप्रतिबंधित बिना रोक टोक के पानी मिलता था। लेकिन भारत को पश्चिमी नदियों में कुछ विशेष घरेलू या फिर कृषि या फिर जल विद्युत उत्पादन के संबंधित गतिविधियों की अनुमति थी, अनुमति है, हमने पूरी तरह से अब ले ली है। कैसे बताएंगे अभी, जिसमें कि पाकिस्तान के प्रवाह को रोकना नहीं था, पाकिस्तान के प्रवाह को रोकना नहीं था, लेकिन कुछ चीजों की अनुमति थी। 20% जल का उपयोग लगभग भारत करता है उसमें। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ, आप जानते हैं कि यह जब इसी साल की बात हो रही है जब पहलगाम में आतंकी हमला उन्होंने करवाया। वो आसिम मुनीर जो बयान दिए हुए थे, आप लोग को याद ही होगा कि हिंदू आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वो कह रहे थे ना अपने लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानी को संबोधित करते हुए कि हिंदू जो हम लोगों से अलग है, ये है वो है ना। उसकी नौटंकी रहती है कि यहाँ समन्वय ना हो, यहाँ जो है सामंजस्य ना रहे, यहाँ पे शांति ना रहे। इसलिए उनके बहुत सारे मौलानाओं को देखोगे और जो है वहाँ के सेनाओं को देखोगे, उसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, दोनों की एकदम बयानबाजी सेम रहती है, सेना अध्यक्ष वगैरह की। ये तो आजकल फील्ड मार्शल बने पड़े हैं पहलगाम के बाद। तो पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ, उसके बाद जो है भारत ने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि ले भाई अब ये खत्म है, इसको अगर तुम खून बहाओगे तो हम पानी बहने वाले नहीं है। मतलब हम रोक भी नहीं सकते उन पानियों को, लेकिन कहा क्या जाता है कि हमें हमें जो जो क्रिटिकल सूचनाएं हुआ करती है वो नहीं देंगे। दूसरी बात, हम ये बात नहीं मानेंगे कि हम सिर्फ 20% का यूज करेंगे। क्यों, हमें 30% की यूज करनी है, हमें 50 की करनी है, हमें 70 की करनी है, हमें हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, क्यों नहीं बनाएंगे भाई? बना करके अपना सारा बिजली जो है इधर भारत, बाकी के भारत में या फिर कश्मीर में और भी डेवलपमेंट तो हो ही सकते हैं उनके पानी से। तो ये सारी चीजें हम इसे कर सकते हैं। और यही था सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था और 2025 में एवेंस में चला गया। होता क्या था कि 1960 से लेकर के इधर जब देखोगे तो बहुत सारे वॉर हुए पाकिस्तान के साथ। जैसे 1999 का है, 1999 का, जो करगिल में उन्होंने घुसपैठ किया था, उनकी तो घुसपैठ लगी रहती थी। तो जब 1960 के बाद ये सिंधु जल समझौता जो था, तो उनको लगा कि इस पे थोड़ी ना छेड़ेंगे, और हम लोग छेड़ते भी नहीं थे इसको, क्योंकि हमें ये लगता था कि हम करेंगे क्या, पानी है, पानी रोकने की चीज थोड़ी ना है। मानवीयता हम लोग दिखाते थे और वो लोग दानवीयता दिखाते थे। तो दानव और मानव में यही अंतर है कि अब हम लोगों ने कहा कि दानवों को पानी सही से देना ठीक नहीं है। ठीक है, अभी बाढ़ की समस्याएं हैं, तो बाढ़ हम पानी रोक के क्या ही करेंगे, ले जाओ सारी के सारे पानी। जब पानी की जरूरत होगी तो हम रोकेंगे, और उस समय उसे भी जरूरत होगी, तब उसे महसूस होगा, अभी तो नहीं महसूस होता होगा। तो ये सारी चीजें थी। और आप फिर से इसको अगर रिकॉल करना चाहोगे तो आप देख लो कि सिंधु नदी के बारे में क्या ही है। ठीक है,
आप इस पूरे के पूरे जो भी इसमें 3-4-5 पेज का जो पीडीएफ है उसको चाहो तो आप जो है यहाँ पर आपको स्कैनर मिल रहा होगा, जिसको स्कैन करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, रुकिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्कैनर है, स्कैनर काहे नहीं आ रहा भैया, आपको स्कैनर यहाँ से मिलेगा और उसको आप स्कैन कर पाओगे। ठीक है, देखिए, सिंधु जल समझौता की बात अभी आप कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें हुआ करता है। ठीक, तो जब क्रिटिकल चीज़ें जो चीज़ होती है, आप अगर उसको देखोगे तो उन्हें अच्छे से पढ़ने में मज़ा ही आता है। ठीक है, और ये मज़ेदार है ही। इसको स्कैन करोगे तो आपको ये पीडीएफ पूरी तरह से मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लाने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको विशेष करके कोशिश करेंगे कि एक साथ जोड़ करके लाएं और उसको ला करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी साथ बने रहिए हमारे साथ, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।